वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के बारे में। और आपका जो पेपर का कोड है वो है POL 307 का। कल आपकी परीक्षा है सुबह मीटिंग में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैंने सोचा आज रात में आपकी क्लास जो है चलवा दी जाए। तो POL 307 की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 3 है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। और बाकी विश्वविद्यालय के लिए एक प्रकार से दूसरे पेपर इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स, ये बाकी विश्वविद्यालयों में एक ही पेपर में समाहित होता है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रिलेशन 307 में आपको पढ़ना पड़ता है POL। और दूसरा आपका जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो आपको POL 308 में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए तो आज का जो वीडियो है 307 वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण, ये पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप बताएंगे इस पुस्तक को लिखा किसने है, बताएं। इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन है? सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण, इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? इस पुस्तक को लिखा सैमुअल हंटिंगटन ने। किसने लिखा है? सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सैमुअल हंटिंगटन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मिखाइल गोबार्चेव को सत्ता में किसने सफलता दिलाई? बताएं। तो अच्छा, ये जो एक प्रकार से आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण, सैमुअल हंटिंगटन की। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1996 में हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। मिखाइल गोबार्चेव को सत्ता में किसने सफलता दिलाई थी? तो मिखाइल गोबार्चेव को बोरिस येल्सिन ने सफलता दिलवाई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अंकटाड किस वर्ष में पाया गया था, मतलब आया था? अंकटाड क्या है? अंकटाड की अगर बात की तो इसका जो है, इसका मतलब होता है UNCTAD। ठीक है, ये UNTD का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, आपका व्यापार, ठीक है, व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये बात आप ध्यान, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे आप बना सकते हैं इसको। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अंकटाड को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि 30 अगस्त को इसकी, मतलब 30 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में 30 अगस्त को इसकी, मतलब 30 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है अंकटाड की 1964 में। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 195 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इसका मुख्यालय अगर पूछे अंकटाड का तो आप बताएंगे जिनेवा के, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा, तो उसी जिनेवा में स्थित है अंकटाड का मुख्यालय। अगला प्रश्न, बंधन सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बंधन सम्मेलन की अगर बात की है तो 1955 में बंधन सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1955 में। एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक प्रकार से ये सम्मेलन था, जिसमें एशियाई और अफ्रीकी देश, जो कि तीसरी दुनिया के देश थे, उसी तीसरी दुनिया के मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, बंधन सम्मेलन में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। भारत में पोखरण में सबसे, मतलब अपने पहले परमाणु परीक्षण या उपकरण का परीक्षण किया था, वो एक प्रकार से कब किया था? 18 मई की डेट को किया था, 1974 में किया था भारत में पहला। एक प्रकार से पोखरण राजस्थान में पड़ता है, वहीं पर पहला परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल मिलाकर के अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। लेकिन जब अस्थायी, इसमें एक दो प्रकार के सदस्य हैं। एक है आपके अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिला। अस्थायी सदस्यों में 5 हैं अस्थायी सदस्य और 10 आपके हैं अस्थायी सदस्य। तो पूछा क्या गया है?
अस्थायी सदस्य, तो भारत भी अस्थायी सदस्यों में शामिल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या 10 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कुल पूछे तो आप 15 लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक है? यथार्थवादी स्कूल के मुख्य समर्थक कौन से हैं? हैंस मार्गेनथाउ हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है? शक्ति संबंधी में किसी प्रकार का संतुलन, शक्ति ये भी नहीं है। शक्तियों के संतुलन के अभिनेताओं के रूप में बड़ी शक्तियाँ, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय हित इसका आधार, ये भी गलत है। यानी कि उपरोक्त तो सभी चीज़ें ये विशेषता नहीं शक्ति संतुलन की। ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी है? ब्रिक्स की अगर बात की तो ब्रिक्स में कुल मिलाकर के कितने देश हैं भैया? ब्रिक्स में अब तो 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5 देश हैं। पहले कितने थे? 4 थे। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक्स इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें कितने हैं? ब्रिक्स, BRI, ठीक है, CS, 5 देश इसमें शामिल है। अब इसमें बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब है ब्राजील। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रूस। आई का मतलब है इंडिया। सी का मतलब है चाइना। और यस का मतलब क्या है? यस का मतलब है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ, पहले ब्रिक ही इसको बोलते थे। पहले क्या बोलते थे? ब्रिक बोलते थे। अगर पूछेगा ब्रिक देशों की संख्या तो आप बताएंगे 4, क्योंकि ब्रिक में केवल आपके ब्राजील, रूस और भारत और चीन थे। ये 4 देश शामिल थे। ठीक है, ब्रिक 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी। इसके मतलब 4 सालों के बाद में 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि भाई हमको शामिल कर लो। तो लोगों ने कहा, इन चारों ने सोचा कि भाई हाँ, दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाए। तो दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था 2010 में। ठीक है, तो इसीलिए इसको साउथ अफ्रीका जब जुड़ गया तो इसको ब्रिक्स बोला जाने लगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू हुआ था? तनाव शैथिल्य, तनाव शैथिल्य का मतलब क्या होता है कि भाई जब ये लड़ाई झगड़ा जो है ये कब से थोड़ा सा, या शीत युद्ध किस कब थोड़ा सा डाउन पड़ने लगता है? हालांकि शीत युद्ध तो ऐसे तो 1991 में जाकर के समाप्त होता है, लेकिन ये तनाव शैथिल्य मतलब कि थोड़ा सा युद्ध को लेकर के थोड़ा सा जो है नकारात्मक रवैया अपनाने का प्रयास कब किया गया संसार के द्वारा? तो आप देखेंगे 1970 के बाद से तनाव शैथिल्य आ जाता है। शस्त्र वस्त्र थोड़ा कम बनाने लगते हैं लोग, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निशस्त्रीकरण पर ध्यान दिया जाने लगता है। CTBT और तमाम प्रकार के ये सम्मेलन होने लगते हैं। आगे देखेंगे, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट जो प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में, अच्छा, इस प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में, यूगोस्लाविया के बिलग्रेड में हुआ था। 25 देशों ने इसमें भाग लिया था उस दौरान। इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है इस समय भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई थी? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई थी भैया? तो 1972 में हुई थी ये संधि। ठीक है, कब हुई थी? 26 मई 1972 को मास्को शिखर सम्मेलन के दौरान ये संधि हुई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो, नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक प्रकार से ये नॉर्थ अटलांटिक जो हैं देश उससे जुड़े हुए उन्हीं के बीच में एक समझौता है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई है? नाटो की स्थापना बेसिकली हुई है 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है और वाशिंगटन DC में नाटो का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका में पड़ता है वाशिंगटन DC, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता किन के बीच में हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये समझौता हुआ था बेसिकली 2 जुलाई को। कब हुआ था? 2 जुलाई को ये समझौता हुआ था 1972 में। 1971 में जो कि युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसी युद्ध विराम के लिए संधि करवाई गई थी। तो शिमला समझौता हुआ 1972 में 2 जुलाई की डेट को। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हुआ? इनके दोनों के बीच में क्या हुआ? भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस समय, तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना?
भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में, ठीक है, 30 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारतीय चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो 1988 मनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल करी थी? तो नरेंद्र मोदी ने करी थी बी ऑप्शन। चूंकि आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि 2014 में सरकार किसकी थी? नरेंद्र मोदी की। क्लियर? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1955 के वार्सा की संधि में कौन सा देश सदस्य मतलब कि शामिल सदस्य नहीं था इनमें? 1955 की जो वार्सा की संधि हुई थी, इसमें जो है सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी ये सब शामिल थे। पश्चिमी जर्मनी नहीं शामिल था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हो गई थी? तो 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आपके बताएंगे सभी लोग। ये बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु। शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो था आपका क्यूबा मिसाइल संकट। क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट जो था ये शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट की बात की तो ये 1962 के दौरान की घटना है, 1962। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे निकिता सुस्क्रेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शीत युद्ध से संबंधित है, बताएं शीत युद्ध से संबंधित है क्या? शीत युद्ध से संबंधित है, महाशक्ति बनने की लड़ाई थी, बिल्कुल ठीक है। अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़, विचारधाराओं की लड़ाई, ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, जब यूएसएसआर जो था यानी रूस या संयुक्त जो राष्ट्र मतलब कि जो एक प्रकार से संयुक्त जो एक प्रकार से वो था एक प्रकार से यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो भंग हो गया, रूस चूंकि 15 मतलब कि बहुत सारे देशों का संगठन था रूस, जब उसका भंग हो जाता है, वो भंग हो जाता है 1991 में, उसी दौरान शीत युद्ध का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है, बेजनेस किस देश के राष्ट्रपति थे? बताएं बेजनेस जो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूरब बनाम पश्चिम से क्या तात्पर्य है? पूरब बनाम पश्चिम से तात्पर्य है शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तनाव शिथिल का दौर कब से शुरू हुआ? तनाव शिथिल का दौर जो शुरू हुआ है 1970 के बाद से शुरू हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हार्टलाइन समझौता कब हुआ था? हार्टलाइन समझौता 20 जून 1963 को हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं थे। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण क्या नहीं थे? वर्साई की संधि, ये प्रथम विश्व युद्ध के एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी वर्साई की संधि, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये तीनों उत्तरदायी कारण हैं शीत युद्ध के लिए। अगला प्रश्न, पारसा की संधि में किस देश का सैनिक गुट था? पारसा की संधि या वारसा की संधि? वारसा की संधि, वारसा कर लेंगे इसको, ठीक है। वारसा की संधि सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला था, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चला था भाई, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था भैया? द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 6 वर्षों तक लड़ा गया था। कब से कब तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? 1900 जो है 39 में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 1939 में, और 1945 में ये युद्ध जाकर के समाप्त होता है। लगभग 6 वर्षों तक लड़ा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था? तो 4 वर्षों तक लड़ा गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती, 1918 तक लड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28वें राष्ट्रपति माने जाते हैं ये अमेरिका के। 1913 से 1921 तक का कार्यकाल रहा इनका, ठीक है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन
डिलानो रूजवेल्ट, ये 32वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ठीक है, थे। 1933 से 1945 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। यहीं से शुरू हो जाता है भैया प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण आपसे पूछेगा तो वर्साय की संधि। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी भैया? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 कर लेंगे यहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर को, 28 जुलाई 1914। अच्छा, ये एक प्रकार समाप्त कब हुआ था? ये समाप्त हुआ था 11 नवंबर को, 11 नवंबर 1918 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ा था? तो हंगरी जो था ये धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 1 सितंबर 1939 को हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1940 से 1945 के दौरान विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है। किसको महत्व दिया भैया? किसको महत्व दिया? व्यक्ति को, राष्ट्र को, राष्ट्रीय हित को या अंतरराष्ट्रीय संगठन को? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। बताएं, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण को किसने महत्व दिया? मतलब कि महत्व दिया राष्ट्रीय हित को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है भैया? राष्ट्रीय हित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया है? तो पामर और पार्किंसंस ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रों के बीच राजनीतिक शक्ति और शक्ति के लिए संघर्ष, ये पुस्तक किसने लिखी है? राष्ट्रों के बीच राजनीतिक शक्ति और शांति के लिए संघर्ष, इस पुस्तक को लिखा है हैंस मार्गेनथाउ ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सत्ताओं का संघर्ष, विश्व व्यवस्था का निर्माण, पुस्तक किसने लिखी है? ये सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन शक्ति संतुलन की विशेषता है इनमें से? देखिए, राष्ट्रीय हित इसका आधार है और इसके अलावा राष्ट्रीय हित इसका आधार है शक्ति संतुलन का। शक्ति संबंधों में किसी प्रकार का संतुलन और शक्ति के संतुलन के अभिनेताओं के रूप में बड़ी शक्तियाँ, ये सब इसकी विशेषताओं में शामिल हो सकती है। एक प्रश्न इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो प्रश्न थोड़ा सा उसमें नहीं वाला दिया दिया था, वो गलत है, ठीक है। ये नहीं वाला प्रश्न वो गलत है आपका, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर नहीं नहीं होगा। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के पास कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद के पास 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, और आपके 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। इस समय अस्थायी सदस्यों की संख्या कौन कौन सी है? 5 है। उनमें फ्रांस, रूस, यूके यानी कि इंग्लैंड, और यूएसए यानी कि अमेरिका, और चीन शामिल है। निम्न में से कौन सामान्य प्रणाली सिद्धांत के आगमन के कारण है? व्यवहार क्रांति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है भाई? राष्ट्रीय हित। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का आसियान, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा गया है, भारत का आसियान के साथ संबंध है। भारत का आसियान के साथ क्या संबंध है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत का आसियान के साथ क्या संबंध है? तो पूर्ण सदस्य के रूप में है भारत, ठीक है। भारत का आसियान के साथ क्या संबंध है? पूर्ण सदस्य के रूप में भारत है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, भारत का आसियान के साथ क्या संबंध है बताएंगे सभी लोग, फटाफट से आप लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा इसका? भारत का आसियान के साथ संबंध, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण सदस्य के रूप में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आप दुनिया के कितने देश एशियन रीजनल फार्म के सदस्य हैं? बताएं, एशियन रीजनल फार्म के सदस्य कितने देश हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा।
करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दुनिया के कितने देश एशियन रीजनल फॉर्म के सदस्य हैं? बिल्कुल। अच्छा, आसियान का मतलब आप जानते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान। आसियान की स्थापना जो हुई है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को हुई है आसियान की स्थापना। बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई है, बैंकॉक थाईलैंड में पड़ता है। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, दुनिया के कितने देश एशियन रीजनल फॉर्म के सदस्य हैं? तो दुनिया के 23 देश एशियन रीजनल फॉर्म के सदस्य हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कंबोडिया को आसियान का पूर्णकालिक सदस्य कब बनाया गया था? तो कंबोडिया को 30 अप्रैल 1999 को बनाया गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आसियान के सदस्य राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याएं कौन सी हैं? बताएं। आसियान के सदस्य राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याएं कौन सी हैं? तो ये है सदस्य राष्ट्र के हितों का टकराव, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, यूरोपियन जो है साझा सरकार बाजार की तरह, मतलब कि यूरोपियन साक्ष्य बाजार की तरह सफल नहीं। तो ये एक प्रकार से तीनों इसका एक प्रकार से समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आसियान का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संघ है, नहीं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट, ईस्ट माने पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशियाई, ठीक है, एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन ऑफ राष्ट्रों का संघ, ये भी हो सकता है। तो ये हिंदी में आसियान का फुल फॉर्म है और ये अंग्रेजी में, तो सी ऑप्शन इसका लग सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न, आसियान के प्रेक्षक देश कितने हैं? आसियान के प्रेक्षक देशों की संख्या भैया, तो आसियान के प्रेक्षक देश कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आसियान की स्थापना से संबंधित है बैंकॉक घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? आसियान का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था, 23 से 24 फरवरी के बीच में हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? इनर सिक्स जो है ये यूरोपीय सामुदायिक बाजार यानी ईईसी से संबंधित है। इसमें देखें, इनर सिक्स में 6 देश शामिल हैं। आपका पहला देश है बेल्जियम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है पश्चिमी जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है आपका नीदरलैंड और छठवा है आपका लग्जमबर्ग। ये 6 देश शामिल हैं इनर सिक्स में, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में यूरोपीय संघ में 28 सदस्य हैं कुल मिलाकर के, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईयू का सदस्य नहीं है? ईयू का मतलब क्या होता है? यूरोपियन संघ, ठीक है, ये यूरोपीय संघ, ईयू का मतलब होता है यूरोपीय संघ। तो स्विट्जरलैंड जो है इसका सदस्य नहीं है, सी ऑप्शन। बाकी डेनमार्क, माल्टा, एस्टोनिया, ये सब हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपके बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। चलें फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चलें फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताएं। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नस्लीय उग्रवाद से दक्षिण एशिया का जो देश पीड़ित है वो है श्रीलंका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? धर्म सापेक्ष राज्य कौन सा है भैया? पाकिस्तान धर्म सापेक्ष राज्य है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, संवैधानिक संकट जो है नेपाल में है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी थी? तो पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1979 में हुआ था ऐसा, 4 अप्रैल की डेट को जुल्फिकार भुट्टो को एक प्रकार से जो है फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई नेताओं ने सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई नेताओं ने 8 दिसंबर 1985 को किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी का आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य मुद्दा है जल विवाद, ठीक है, बी। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच में 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो 1948 के युद्ध में जो विवाद का मुद्दा था वो था कश्मीर का मुद्दा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे 1950 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आपको
आपको बता दूं, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स का एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखना है कि पेपर कैसा आता है, तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आप जाकर के सकते हैं को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, या आप सर्च करेंगे को करिकुलर मास्टर, तो उस चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी भैया, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन की जो है वीडियो मिल जाएगी। उस पर जो पेपर हुआ था महाराजा मतलब कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, जिसमें 75 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए थे, उन 75 को मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा कैसे आता है, तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर जाकर के चेक कर लीजिएगा को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मैंने चैनल अभी बनाया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, बताएं। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलें बताइएगा, किस एशियाई दक्षिण एशियाई देश पर संवैधानिक संकट है, तो नेपाल पर है, नेपाल यहाँ पर कर लें, नेपाल पर। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का एकमात्र भू आवंटित देश, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवंटित देश है लाओस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा संकेत, ये पुस्तक है, किसने लिखी है, वेद प्रताप वैदिक ने लिखी है इस पुस्तक को, ये आप राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा उद्देश्य था तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी उद्देश्य इन्हीं के थे। अगला प्रश्न है, 1953 ईस्वी में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर के आक्रमण किया था, किस पर आक्रमण किया था, तो सुएज नहर के मामले को लेकर के ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1956 में। अगला प्रश्न, 1956 में सोवियत संघ ने किस पर आक्रमण किया था, हंगरी पर आक्रमण किया था, ये आप राइट आंसर। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने जो है कब एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 ईस्वी में, मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था, बताएं। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था भैया, तो ये सम्मेलन हुआ था 1955 में। ठीक है, बाडुंग में हुआ था, बाडुंग पड़ता है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, 18 तारीख से लेकर के 24 अप्रैल, 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में 1955 में बाडुंग एक प्रकार से क्या हुआ था, बाडुंग जो है में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, या गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव जो है, ये इसी में पड़ी थी, कहाँ पर, ये बाडुंग गलत दिया हुआ है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लिख लीजिएगा, बेलग्रेड में हुई थी। ठीक, कहाँ पर भैया, बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है एक प्रकार से जो आंदोलन हुआ था, या बेलग्रेड जो सम्मेलन हुआ था 19 कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और बेलग्रेड जो है कहाँ पर पड़ता है, यूगोस्लाविया में पड़ता है, कहाँ पर भैया, यूगोस्लाविया में पड़ता है। तो वहीं यूगोस्लाविया एक देश है, वहीं पर बेलग्रेड नाम का स्थान है, उसी बेलग्रेड नामक स्थान पर 1961 में एक सम्मेलन होता है, उसी सम्मेलन में निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप यही लिख लीजिएगा, बेलग्रेड सम्मेलन 1961। अगला क्वेश्चन से, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था, वही बेलग्रेड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया में पड़ता है बेलग्रेड, 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न, चीनी क्रांति कब थी। चीनी क्रांति वैसे तो एक 1911 में भी हुई थी, लेकिन 1949 की चीनी क्रांति ज्यादा फेमस है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ था, 29 अप्रैल 1952 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी, एनपीटी बोलते हैं, परमाणु अप्रसार संधि को एनपीटी बोलते हैं। 5 मार्च 1970 को लागू हुई थी ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, एनपीटी। और कब लाई गई थी, तो 1 जुलाई 1968 को लाई गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है, सीटीबीटी का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी का फुल फॉर्म पूछेगा।
CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है। 24 सितंबर 1996 को ये एक प्रकार से ट्रीटी यानी समझौता किया गया था। 181 देश इसमें लगभग शामिल हुए थे। भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1964 में किया था, ठीक है। ये बताएं रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी, नवंबर 1965 में की गई थी, ओके। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, अच्छा कानकुन सम्मेलन कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था कानकुन सम्मेलन। मैक्सिको के राष्ट्रपति के पहल पर भारत सहित 22 राष्ट्रों ने मैक्सिको के कानकुन नगर में उत्तर दक्षिण सहयोग के लिए गरीब अमीर राष्ट्रों का एक छोटा सा शिखर सम्मेलन किया था 1981 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है उराग्वे वार्ता कब हुई थी, 1986 से 93 के आसपास उरुग्वे वार्ता हुई थी, ये भी उत्तर दक्षिण संवाद से ही रिलेटेड है। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था, पेरिस सम्मेलन 1975 से 1977 में हुआ था। पेरिस सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ये भी उत्तर दक्षिण संवाद को से रिलेटेड ही है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि जो है ये बताएं कि ब्रांट आयोग एक प्रकार से ये कब आया था, तो ये दिसंबर 1970 में, ठीक है। ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, अच्छा बताएं सार्क यानी दक्षेस जिसको आप बोलते हैं, दक्षेस का या सार्क का मतलब क्या होता है, दक्षेस या सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सार्क या दक्षेस बताएं। दक्षिण एशियाई, बिल्कुल दक्षिण एशियाई। और बताएं सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। सार्क का फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे। आसियान का फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे। क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है इसको आप कमेंट करेंगे। तो क्वाड का फुल फॉर्म, ठीक है, ये सब आप ध्यान रख लीजिए। क्वाड एक प्रकार से क्वाड का जो पहला शिखर सम्मेलन होता है वो 12 मार्च 2021 को होता है, ठीक है। और अच्छा WTO का पूर्ण रूप क्या है, WTO का पूर्ण रूप क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, ध्यान रखिएगा, ओके। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, ठीक है। अच्छा सार्क सम्मेलन जो हुआ था पहला कहाँ पर हुआ था, 1985 में हुआ था, 7 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो है सार्क संगठन की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो मतलब कब हुई थी, 1985 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते रहते, तो आप लोग जो मैंने आपको बताया वो कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, ओके। सार्क में कितने देश शामिल हैं आप बताएंगे। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन है सार्क, ठीक है, दक्षिण एशिया बोलते हैं। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान संकलित है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आपका ये सब संकलित है, जैसे कि आपका जो है इंडोनेशिया हो गया और ये वियतनाम वगैरह हो गया, लाओस, कंबोडिया, ये सब हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन का सबसे नया देश कौन सा शामिल हुआ है, अफगानिस्तान शामिल हुआ है। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आपके बन सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण से क्या लाभ है, वैश्वीकरण के लाभ क्या हैं। वैश्वीकरण का लाभ है कि नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग आप कर सकते हैं, कम उत्पादन लागत और विभिन्न नई संस्कृतियों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों लाभ हैं वैश्वीकरण के। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्न है निम्नलिखित से, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है कौन सा इनमें से, बाहरी व्यापार, ऑप्शन नंबर इसका एक होगा। अगला प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण के कारण होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएं। भारत में वैश्वीकरण के कारण होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर करेक्ट। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में बड़े पैमाने पर सुधार किया था, बताएं। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में बड़े पैमाने पर सुधार किया है, विकसित देशों के, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने में मदद करता है। वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने में मदद करता है, मजदूरों के भी और उपभोक्ताओं और प्रोड्यूसर सभी के। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के। अगला क्वेश्चन है बुनियादी ढांचे के लिए अनुचित व्यय और सस्ता आयात, इसका क्या कारण बन सकता है। बुनियादी ढांचे के लिए अनुचित निवेश और सस्ता आयात जो है इसका कारण बन सकता है औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास, घरेलू उत्पादन
के लिए वैकल्पिक विकल्प खोजना और कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि, ये तीनों बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किसकी मदद से किया है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश जो है वो विश्व व्यापार संगठन की मदद से किया है, WTO की मदद से, WTO की मदद से। ठीक है, आप नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है? तो आयात कर जो है प्रतिबंध हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, बाकी 308 वाला जो आपका पेपर होगा, 308 पॉलिटिकल साइंस का जो 308 का यानी POL 308, वो आपका कल आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।